परिसीमन नहीं हो रहा है, सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है, वो जनता के साथ एक तरीके से अन्याय, लोकतंत्र अधूरा है। इस पे रोक लगाने का आधार क्या था? ये एक सोची समझी साजिश है। सभी मिले हुए हैं, सभी मिले हुए हैं। परिसीमन इसकी जब लोग बात करते हैं तो लोगों की समझ में नहीं आता कि उससे इनके जीवन पे क्या फर्क पड़ने वाला है। डिलिमिटेशन कोई एक्टिविज्म नहीं है, लेकिन ये एक जरूरत है इस देश की। परिसीमन वो तय करता है कि हमारे जनप्रतिनिधियों की संख्या कितनी होगी। कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। रुद्र प्रताप अकेले क्या करेंगे? न कारखाने में तूती तो नहीं बन जाएगी। आपको जनता ने इसलिए थोड़ी चुना है कि आप जाकर संसद में बैठिए। इस देश में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बने थे। किस आधार पर बने थे? होता भी है परिसीमन, तो उस प्रतिनिधित्व के हिसाब से उतनी सीटें नहीं बढ़ रही है। अगर हम 145 करोड़ की जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं तो 1450 संसद होते हैं। महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ, तो अगर परिसीमन नहीं लागू हुआ तो महिला आरक्षण बिल का क्या महत्व हुआ? नमस्कार, मैं हूं राजकिशोर। राज की बात में आपने मेरे साथ तमाम राजनीतिक सामाजिक शख्सियतों को देखा होगा बात करते हुए। उनके साथ तमाम मुद्दों पर खुलकर बात होती है इस शो में। और आज इस शो में एक ऐसी शख्सियत है जो राजनीतिक किरदार नहीं है, लेकिन राजनीति और सामाजिक दशा दिशा बदलने के लिहाज से जो वो काम कर रहे हैं वो अपने आप में बड़ा अभिनव काम है, बड़ा भागीरथी काम है, छोटा काम नहीं है। होता ना कि आज की तारीख में जब राजनीति में शॉर्टकट लोग अपनाकर कहीं ना कहीं सीढ़ी बनाकर अपने लक्ष्य का संधान करना चाहते हैं, लेकिन वो शख्स राजनीति के कोलाहल से दूर रहकर पीछे से समाज को बदलने की कोशिश कर रहा है। डिलिमिटेशन आपने सुना है, परिसीमन सुना है, तमाम लोगों को इसका अर्थ भी नहीं पता होगा। और शायद इस जो अर्थ को लोग अनर्थ समझते हैं उसके अर्थार्थ समझाने के लिए रुद्र प्रताप सिंह आई युवा के संस्थापक हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस शो में। नमस्कार। तो रुद्र प्रताप जी, ये बड़ा जटिल विषय है। आमतौर पर जब डिलिमिटेशन, परिसीमन इसकी जब लोग बात करते हैं तो लोगों की समझ में नहीं आता कि उससे इनके जीवन पे क्या फर्क पड़ने वाला है, उसकी क्या उनके जीवन में अहमियत है। बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट लोगों को लगता है, लेकिन वास्तविकता यह है, बतौर पत्रकार मेरी समझ में आता है कि इससे कैसे समाज बदल सकता है। लेकिन आप राजनीति से सीधे जुड़े हुए दिखाई नहीं पड़ते हैं, आप राजनीतिक कोलाहल से दूर रहते हैं। उसके बाद आप ये क्यों बीड़ा उठाए? डिलिमिटेशन एक्टिविस्ट, बड़ा नया मतलब एक जार्गन है ये। देखिए, डिलिमिटेशन कोई एक्टिविज्म नहीं है, लेकिन ये एक ज़रूरत है इस देश की। कारण क्या है कि जब हम लोकतंत्र की कल्पना करते हैं तो लोकतंत्र कैसे बनता है? लोगों से बनता है, उसके बाद उनके जनप्रतिनिधियों से बनता है और फिर सरकार से बनता है। वही लोकतंत्र का एक स्तंभ है और इसी के आधार पर परिसीमन की कल्पना करी गई थी। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के बाद जब हमने संविधान अपनाया तो संविधान में ही ये प्रोविज़न किया गया कि परिसीमन होगा। अब परिसीमन वो तय करता है कि हमारे जनप्रतिनिधियों की संख्या कितनी होगी, उसके आधार पर हमारे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। तो जो अगर हमारे संविधान की जो परिकल्पना में जो जनप्रतिनिधियों के चुनने की जो संख्या को चुनने की जो व्यवस्था है, उस व्यवस्था को अगर हटा दिया जाए तो लोकतंत्र का अस्तित्व बचता कहाँ है? तब हम लोकतंत्र की बात कैसे कर लेते हैं? तो अगर उनकी संख्या उसी अनुपात से नहीं रहती है तो हम लोकतंत्र की बात नहीं करते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे संविधान में इसको क्यों लाया जाता? अगर उनकी संख्या निर्धारित करने की एक व्यवस्था डाली गई थी संविधान में और उस व्यवस्था का हम पालन नहीं कर रहे हैं और उस व्यवस्था को हमने पूरी तरह से रोक दिया है तो हम लोकतंत्र में आस्था ही नहीं रखते हैं। दूसरी चीज़ सबसे जो महत्वपूर्ण होती है कि डिलिमिटेशन पर रोक कब लगाई गई? जी, इमरजेंसी के दौरान लगाई गई। जब देश में आपातकाल लागू हो और जो संसदों की संख्या तय करने की व्यवस्था हो उसको रोक दिया जाए तो इसको हम क्या मान के चलते हैं? क्योंकि लोकतंत्र लोगों से अगर नहीं बनेगा तो हम लोकतंत्र और राजतंत्र के बीच का फर्क क्या बचता है? तब तो देश राजतंत्र से चलेगा। प्रधानमंत्री की व्यवस्था की जरूरत क्या है? भाई, इस देश में राष्ट्रपति भी होता है। राष्ट्रपति से ज़्यादा अधिकार क्यों संसद को दिए जाते हैं? प्रधानमंत्री को उससे ज़्यादा अधिकार क्यों दिए जाते हैं? क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि होते हैं। यही हमारी लोकतंत्र की व्यवस्था होती है कि जिसमें चुने हुए प्रतिनिधियों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। क्योंकि आप देखिए कि जैसे हमारे यहाँ व्यवस्था है कि कभी भी राज्यसभा प्रधानमंत्री चयन नहीं करती है, लोकसभा ही प्रधानमंत्री का चयन करती है। हम अपर हाउस राज्यसभा को कहते रहे, वो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री के चुनाव में राज्यसभा की कोई भूमिका नहीं होती है। सिर्फ इसी वजह से नहीं होती है कि उनका
चुनाव सीधे नहीं होता तो है। जनता की भागीदारी और जनता अपने महत्वाकांक्षाओं, अपनी अपेक्षाओं के अनुरूप जनप्रतिनिधियों को चुन के भेजती है और वो उनका प्रधानमंत्री चुनते हैं, शायद जी। इसीलिए इसके पीछे जिसे व्यवस्था है। इसीलिए क्योंकि उन जो तो मतलब आप कहना चाहते हैं कि जनता का अगर सही मतलब अगर पीछे गणना नहीं है और उसके हिसाब से परिसीमन नहीं हो रहा है, सीटों का बंटवारा नहीं हो रहा है, तो वो जनता के साथ एक तरीके से अन्याय, लोकतंत्र अधूरा है, ये कहना चाह रहे पूरी तरह से अधूरा है। कारण क्या है कि ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तथ्य कह रहे हैं, आंकड़े कह रहे हैं। अंतिम बार जब हमारा परिसीमन हुआ था 1972 में, तो देश की जनसंख्या 54 करोड़ थी। 54 करोड़ की जनसंख्या के आधार पर हमने 543 सांसदों की संख्या बनाई थी। उसके बाद परिसीमन पर रोक लग गई। और आज अगर देश की जनसंख्या जो है 145 करोड़ लोग हैं, तो 90 करोड़ लोग तो लोकतंत्र के हिस्सा ही नहीं हुए, क्योंकि जब उनके 54 करोड़ के बाद जो लोग पैदा हुए उनका प्रतिनिधित्व कहाँ है? हिस्से तो हैं लेकिन थोड़ा कंजस्टेड है, मतलब गली सक्रिय हो गई। नहीं, वो हम मान रहे हैं। हाँ। हम इसलिए मान रहे हैं, जैसे कि हम छोटे से एग्जाम्पल के तहत बता रहे हैं कि एक परिवार में 10 लोगों के लिए खाना बन रहा था और वहां संख्या 25 लोगों की हो गई, तो हम एडजस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक्चुअल में तो अगर हम आप न्याय की बात करते हैं तो हमें 25 लोगों की व्यवस्था होनी चाहिए। ये तो अगर हम 54 करोड़ की आबादी पे हमारे जनप्रतिनिधि हैं, तो 90 करोड़ जो बड़े लोग हैं उनका जनप्रतिनिधित्व कहाँ हुआ? भागीदारी भले हो लेकिन समुचित हिस्सेदारी नहीं। एकदम हिस्सेदारी नहीं। कारण क्या, वो तो पहले से भी चले आ रहे हैं ना। वो तो उन लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे जो उस समय की जनसंख्या के आधार पर थे। अगर ये प्रतिनिधित्व बढ़ता तो जो अब लोग हुए हैं उसके हिसाब से होता। और दूसरी चीज क्या है कि मैं जो बार बार जिस विषय पे मेरा इसको करने के पीछे जो मुख्य मंशा है कि ये लोकतंत्र को राजतंत्र बनाने की एक साजिश है। कारण क्या है कि इस पे रोक लगाने का आधार क्या था? कोई ऐसा आधार नहीं था कि जिससे आप परिसीमन को रोक देते, क्योंकि अगर संसद अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं कर पा रही है तो देश के अधिकारों के लिए कैसे लड़े? संसद का अधिकार यही है ना कि अपनी संख्या को तो सुनिश्चित कर ले, जो उसको जिस तरीके से उसको अधिकार मिले हैं कि उसकी संख्या कैसे निर्धारित होगी, उसकी भागीदारी कैसी होगी, तो उसके अधिकारों के लिए वो काम नहीं कर पा रही है। और दूसरी चीज क्या है कि इस पे कोई चर्चा ही नहीं हुई। इस पे रोक लगाने का कोई लोकतांत्रिक आधार नहीं है कि किस पे कोई संसद में चर्चा हुई हो, उसके आधार पर डिवीजन हुआ हो और उसके आधार पर बिल पास करके उस पर रोक लगाई गई हो। परिसीमन पे आपको रोक लगा दी गई कि इमरजेंसी के दौरान रोक लगा दी गई और हम उसको बढ़ाते बढ़ाते 50 साल कर लिए। तो 50 साल से अगर हम अपने जनप्रतिनिधियों की संख्या नहीं निर्धारित कर पा रहे हैं तो हम लोकतंत्र के बड़े लोकतंत्र होने का दावा किस आधार पर कर पा रहे हैं? क्योंकि विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जो परिसीमन पर रोक लगाया हो। नहीं तो पर अभी तो नरेंद्र मोदी सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है 2026 में एक तरीके से इसको लागू हो जाना चाहिए, लेकिन अभी कास्ट सेंसस भी आ रहा है, वो भी होना है। ये सारी चीजें इतने कम समय में हो पाएगी या फिर मतलब 25 साल के लिए फुर्सत? मैं उसी आधार पे कह रहा हूँ ना कि जो राजनीतिक षड्यंत्र की मैं बात कर रहा हूँ इसी आधार पे है। क्योंकि पहला डिलिमिटेशन पर रोक लगी 76 में जब इमरजेंसी थी, उसको 2001 में बढ़ा के 2026 कर दिया गया और 2026 अप्रैल में इसको होना है। तो उस पे 6 महीने पहले तक तो कोई सुगबुगाहट ही नहीं है। जो चीज 50 सालों से बंद पड़ी है उसको अगर आपको खोलना है और उसको करना है तो उसके लिए तो टाइम लगेगा ही लगेगा। आज हम वन नेशन वन इलेक्शन के लिए कमेटी बना दी, उसने रिपोर्ट दे दी और उसको हम प्रचार प्रसार के माध्यम से कर रहे हैं, जिसके होने की संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही है। जो डिलिमिटेशन अप्रैल 26 में होना है और उसकी टाइमलाइन फिक्स है और उस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। भाई आज अब चर्चा होनी चाहिए ना कि इस पे 50 साल रोक क्यों लगाई गई। तो आपको लगता है कि मंशा शायद लागू करने की नहीं है अभी, मतलब क्या कहते हैं वो जुमलेबाजी या कोरे बयानबाजी? जुमलेबाजी इसको तो देखिए, मैंने क्या कहा कि इसको मैं जो राजनीतिक साजिश की बात है इसलिए कह रहा हूँ कि ये लोगों के दिमाग से ही हटा दिया गया। आज अगर हम इस पे काम कर रहे हैं, हम लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं, तो किसी को पता भी नहीं है कि परिसीमन कोई चीज होती है और उनसे उनके जनप्रतिनिधियों की संख्या बढ़ती है। अगर लोगों को ये पता रहे तब तो उस पर बात होगी। लोगों के दिमाग से ही हटा दिया गया। आज आप एक बात बताइए कि देश की राजनीति में कुछ लोगों का बोलबाला कैसे हुआ, कुछ लोगों ने राजनीति पे कब्जा कैसे कर लिया? क्योंकि उन्होंने संख्या और समीकरण को फिक्स कर दिया। अगर परिसीमन लगातार होता तो इस देश में हर 10 साल बाद सीटें बढ़ती और 10 साल बाद जब सीटें बढ़ती तो नए लोग आते, नया कंपटीशन होता और नए कंपटीशन में जो लोग बेहतर होते वो राजनीति में आप आगे जाते। जब आपने सीटों को फिक्स कर दिया तो सारे समीकरण फिक्स हो गए, जातिगत समीकरण फिक्स हो गए,
क्षेत्र का समीकरण फिक्स हो गए। क्योंकि देखिए परिसीमन की कल्पना की जब हम बात करते हैं तो उसको बहुत बुद्धिजीवी लोगों ने बनाया था और उन्होंने लोकतंत्र को बचाने के लिए ही परिसीमन बनाया था, क्योंकि लोकतंत्र तभी बचेगा जब परिसीमन होगा, क्योंकि उसमें क्षेत्र और संख्या दोनों बदलते हैं। लोकतंत्र को अगर आगे वाइब्रेंट रखना है, जीवंत रखना है, तो उसका मूलाधार जो है वो तो यही है कि जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है उस संख्या के हिसाब से जनप्रतिनिधित्व समुचित रूप से हो। और आप कह रहे हैं कि ये जो जनप्रतिनिधित्व समुचित रूप से होने की जो वो एक पाइपलाइन है वही काट दी गई परिसीमन को आगे बढ़ाकर। लेकिन अब जो परिस्थितियां हैं इसमें कोई भी राजनीतिक दल, देखिए वैसे तो वोट चोर गद्दी छोड़ भी हो जाएगा, SIR पर तमाम चीज़ें हो जाएंगी, राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल हो, ममता बनर्जी हो, मैं राजनीति को इसलिए इसमें ला रहा हूँ क्योंकि देखिए बिना राजनीतिक इच्छा शक्ति के इस देश में कुछ नहीं होता है। ये पॉलिटिशियंस ही जो काम करना होता है। इस समय जो मौजूदा नेतृत्व है उसने तमाम फैसले ऐसे लिए भी कि जो लगता था कभी नहीं लिए जा पाएंगे। 370 या 35 है कि मैं बात करूं, लेकिन इसकी भी घोषणा की है, नई पार्लियामेंट भी बन गई, उसमें बैठाने के हिसाब से समुचित व्यवस्था भी कर दी गई है। लेकिन उसके बाद भी अभी आप कह रहे हैं कि 6 महीने पहले से कोई सुगबुगाहट नहीं, मुझे भी, मैं पत्रकार हूँ, मुझे भी ऐसी कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाई पड़ रही। तो कुल मिला के ये थोड़ा कॉस्मेटिक चेंजेस ही हैं, जो मूल चेंज होना चाहिए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए वो नहीं हो रहा है और उसके लिए कोई भी राजनीतिक दल गंभीर नहीं दिखाई पड़ रहा है। ये आप कह रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ और मैं उसमें एक और चीज़ ऐड कर रहा हूँ, ये एक सोची समझी साजिश है। सभी मिले हुए हैं। सभी मिले हुए हैं। कारण क्या है कि लोकतंत्र को राजतंत्र में बदलने की एक प्रक्रिया होती है। लोकतंत्र क्या होता है? जनता के प्रतिनिधि। राजतंत्र क्या होता है कि कुछ व्यक्तियों का ही उस पर कब्जा हो। अब जैसे ऐसा थोड़ी था कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो पूरे देश पे एक ही राजा हुआ करते थे। तो उस समय भी 400-500 लोग थे जो पूरे देश को चलाते थे। अगर आज देश की राजनीति को हम देखते हैं तो हर प्रदेश में आप देख लीजिए राजनीति में कुछ परिवारों का कब्जा हो गया है। तीसरी चौथी जनरेशन के लोग कैसे राजनीति में आ गए? आम आदमी को राजनीति से दूर कैसे किया गया? मैं आंकड़ों के आधार पर बता रहा हूँ। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट, इसको थोड़ा बाइफरकेट कीजिए, मुझे लगता है ये जनता को जानना चाहिए। तो अब जैसे देखिए देश की आज़ादी की हम बात करते हैं कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई हुई तो उसमें सबसे ज़्यादा युवाओं की भागीदारी रही। और ख़ास करके जब हम अगस्त क्रांति की बात करते हैं तो उस समय सारे बड़े नेताओं को जब जेल में बंद कर दिया गया था तब पूरा नेतृत्व जो है उसका भार युवाओं के ऊपर आ गया था और उन्होंने उसको बहुत मजबूती से करके दिखाया था। उसके बाद देश आज़ाद हुआ और हमारे देश ने जब संविधान अपनाया तो शुरू के 3 चुनावों में युवाओं की भागीदारी 30% से ज़्यादा थी। जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, लोकसभा में चुने हुए प्रतिनिधियों की संख्या 30% से ज़्यादा थी। वो कम कैसे हो गई? कारण क्या है कि उनके रास्तों को रोक दिया गया। जब अगर संख्या नहीं होगी, एक सामान्य तरीके की प्रक्रिया में अगर कोई चीज़ पर आप बैठे हैं तो आपको वहाँ से हटाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा पावर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर संख्या बढ़ती है तो कुछ नए लोगों को अवसर मिलेगा। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपस में एक दूसरे से कंपैरिजन होता है कि कौन आदमी बेहतर है, तो जो बेहतर है तो आगे जाएगा। प्रतिद्वंदिता होती कि भाई यूपी सरकार अच्छी चल रही, कि उत्तराखंड सरकार अच्छी चल रही है, पश्चिम बंगाल अच्छी चल रही है, बिहार, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जो आम जनता होता है उसके पास ऑप्शन बनता है और ऑप्शन में क्या होता है वो देखता है कि कौन बेहतर है, उसके साथ जाता है। यही लोकतंत्र की एक आस्था है। जब हम ये सारी चीजें सही ढंग से चल रही थी हम उस पर रोक लगा देते हैं और जैसे ही लोग आप परिसीमन पर रोक लगती है इस देश के राजनीति की सारी बुराइयां उसी दिन से शुरू होती है। जातिगत समीकरण 76 से पहले देश में नहीं थे क्योंकि संख्या बदलती थी, क्षेत्र बदलता था। आप क्षेत्र बदल जाएगा तो आप जातिगत समीकरण कैसे बना पाएंगे? उसके बाद आपने देखा होगा जातिगत पार्टियों का उदय हुआ, परिवारवाद का उदय हुआ, युवाओं की राजनीति से दूरी बढ़ा दी गई और कुछ लोग जो हैं उन्हीं का पूरी राजनीति पर कब्जा हो गया। 76 से पहले की राजनीति को आप उठा के देख लीजिए और 76 के बाद की राजनीति को उठा के देख लीजिए। किसी के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप पहले लगे थे, लोग नैतिकता के आधार पर पद छोड़ देते थे। अब तो यहाँ जेल से सरकारें चल रही हैं और उसमें भी नैतिकता की बात नहीं हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब है एक सोची समझी साजिश के तहत अगर नहीं किया जाता तो इमरजेंसी के दौरान परिसीमन पर रोक लगाने की जरूरत क्या पड़ी थी? संसद का सत्र चल रहा होता, उस पर बहस होती, इतना बड़ा मुद्दा था और उसमें सबसे बड़ी चीज है, जो हास्यास्पद चीज है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए इस पर रोक लगाई दी गई थी।
जो इस पे लॉजिक दिया गया था, जो सबसे अगर इस बात पे चर्चा होती है तो इस देश का आज की जो जनरेशन है उसको ये पता चलेगा जो उस समय नसबंदी हाँ, अभियान शुरू हुआ था कि डिलिमिटेशन से जनसंख्या नियंत्रण होगा। साउथ ने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित किया है, नॉर्थ ने नहीं किया है, तो इससे जनसंख्या नियंत्रण पे बल मिलेगा और जनसंख्या नियंत्रण होगी। मैं कह रहा हूं कि आपकी बात बड़ी हो, मान लेते हैं कि वो जनसंख्या नियंत्रण हो जाता 2021 तक के, जो 2001 में जो आंकड़े आए थे, तो जब नहीं जनसंख्या नियंत्रण हुआ तो उस पर डिलिमिटेशन पर रोक को बढ़ाना नहीं चाहिए था, उस समय लागू कर देना चाहिए। या मैं कह रहा हूं कि चलिए ठीक है, 50 साल पीछे हम लोग नहीं जा सकते, हम 26 में क्यों डिलिमिटेशन की तैयारी नहीं कर रहे हैं? हम लोग कोर्स करेक्शन अब तो हो भाई, गलती हो सकती है, कोई जरूरत नहीं है कि हम 50 में जा करके किसी को कोसें। हम ये कह रहे हैं कि ठीक है, अगर हमारी मनसा स्वच्छ है, हम अच्छे विचार की बात करते हैं, तो हम अभी इस पर चर्चा कर सकते हैं। और अब चर्चा नियंत्रण का तो अभी भी चल रहा, काफी कुछ हो अल्लाह नहीं, जनसंख्या नियंत्रण के बाद ही तो हम बताइए कि 90 करोड़ की आबादी बढ़ा लिए, परिसीमन पर रोक के बाद हम 90 करोड़ बढ़े हैं। सवाल तो सबसे बड़ा ये है कि जिस काम के लिए हमने ये किया था उसके बाद का रिजल्ट 90 करोड़ की जनसंख्या है देश की। असल लिमिट कहीं और रोकनी थी, डिलिमिटेशन कहीं और रोक दिया गया। मेन मैंने क्या कहा कि लोगों का इंटरेस्ट आप खत्म कर दीजिए। दुनिया का कोई भी ऐसा फील्ड आप बताइए कि जो नए लोगों को आने से रोकता है, क्योंकि अगर नए लोग नहीं आएंगे तो समय के हिसाब से उस चीज में कोई बदलाव नहीं होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठा रहे हैं कि भारतीय राजनीति में अगर देखा जाए तो युवा नेताओं के लिए ऊपर तक आना, अगर वो किसी परिवार विशेष से नहीं आते तो वाकई वो दिवा स्वप्न ही है। बल्कि तो आपको लगता है कि अगर परिसीमन सही तरीके से होता है, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर उस आंकड़े से देखा जाए तो सीटें तो अब डबल हो जानी चाहिए। डबल नहीं, 3 गुना होगी, 1450 सीटें होंगी। हालांकि अभी भी 800 सीटों की ही बात की मैंने जा वही रही कहा ना कि हम अभी भी उस सोच की हम अपने से मान रहे हैं। तो अभी जो नया मतलब अगर आप सोच रहे हैं, अगर होता भी है परिसीमन, अभी वैसे कोई सुगबुगाहट है नहीं, लेकिन अगर होता भी है तो उस प्रतिनिधित्व के हिसाब से उतनी सीटें नहीं बढ़ रही हैं, जनसंख्या के हिसाब से उतना प्रतिनिधित्व नहीं होगा। अभी तो देखिए, हम उस पे इसलिए नहीं कह सकते हैं कि इस पे कोई चर्चा ही नहीं है, तो हम अनुमान लगा रहे हैं। कोई संसद का आकार तो हमने देख लिया। संसद का तो उससे कोई संबंध इसलिए नहीं होता है कि अगर हम उस आंकड़े की बात करते हैं कि जिस आधार पर जब परिसीमन पे लास्ट टाइम हुआ था तो 10 लाख की संख्या पे एक सांसद थे, तो अगर हम 145 करोड़ की जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं तो 1450 सांसद होते हैं, तो उस हिसाब से तो सांसद भवन नहीं बनाया गया। ठीक है। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम बात करते हैं कि हमको विकसित भारत बनना है, ठीक है, इसकी 47 में हम विकसित भारत बनेंगे, लेकिन हम विकसित भारत बनने के दिशा में काम क्या कर रहे हैं? दुनिया का कोई ऐसा देश नहीं है, जो मैंने आपको बताया, कि जिसने परिसीमन पर रोक लगाई हो। दूसरी चीज, जो दुनिया में सबसे ज्यादा संख्या पर सांसदों की संख्या, जनसंख्या पर सांसदों की संख्या है, वो यूएस की है। अमेरिका में 6 लाख की संख्या पे एक सांसद होते हैं। और अगर हम वो चीज यूरोप में आ जाते हैं तो यूरोप के सारे देश 1.5 लाख की संख्या पे एक सांसद अपना रखे हुए हैं। तो हम विकसित बनने की जब अगर बात करते हैं तो उनसे कुछ तो सीख लेंगे। जब हमारे पास रिसोर्सेस के भी हम बात कर रहे हैं, वही हम नहीं तैयार हैं। अगर हम अपने लोकतंत्र हो, सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करते हैं और हम अपने लोकतंत्र का ही गला दबा करके उस बात को करते हैं, तो कैसे माना जाएगा? हम तो 30 लाख की संख्या पे एक जनप्रतिनिधि हैं। जनता की आवाज, एक सांसद, यही माना जाता है कि लोकतंत्र में कि जनता की आवाज सांसद होता है, जो संसद में आकर अपनी आवाज को उठाता है। 30 लाख की संख्या को कैसे वो मैनेज कर पाएगा? और दूसरी सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि जो जिस पे लोगों का ध्यान नहीं जाता है, और आज की वर्तमान परिवेश में इस राजनीति पे बहुत चर्चा हो रही है। पहली तो जो बात हो रही है कि दलित राजनीति इस देश में बहुत हो रही है, और दलित चिंतकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। दलित ओबीसी दोनों ही, ओबीसी को तो थोड़ा सा प्रतिनिधित्व मिल गया है, लेकिन अगर हम SC ST की बात करें, केवल राजनीति में रिजर्वेशन SC ST को मिलता है। लगभग 24% सीटें उनके लिए रिजर्व हैं। परिसीमन पर रोक का सबसे ज्यादा नुकसान डायरेक्ट किसको हुआ? दलित को हुआ, क्योंकि अगर उनकी सीटें बढ़ती तो उनका प्रतिनिधित्व बढ़ता। तो अगर दलित चिंतन की बात हो रही है, जैसे आज आप देखते हैं कि ये पूछा जाता है कि SC ST कितने हैं, सेक्रेटरी कितने हैं, कितने बड़े अधिकारी हैं, कितने पार्टियों के अध्यक्ष हैं, ये चर्चा की बात हम करते हैं, लेकिन जहां उनको सीधा फायदा मिलता है, जहां सीटें रिजर्व हैं, उस पे हम क्यों नहीं करते हैं? अगर ये सीटें लगातार बढ़ रही होती तो आज हमारे देश में, अगर हम SC ST की बात कर रहे हैं, तो उनके सांसदों की संख्या 400 पार होती ना। तो सबसे ज्यादा तो नुकसान उनको हुआ।
आप उनके चिंतन की बात कर रहे हैं, उनको जहां सीधा फायदा मिल रहा है वहां नहीं हो रहा है। दूसरी हम बात करते हैं कि महिला राजनीति की बात हो रही है। महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ और उसकी कंडीशन है कि महिला आरक्षण बिल देश में तभी लागू होगा जब परिसीमन लागू होगा। तो अगर परिसीमन नहीं लागू हुआ तो महिला आरक्षण बिल का क्या महत्व हुआ? ठीक बात है। तो अगर इसका यही महत्व है ना, क्योंकि राजनीतिक महत्वाकांक्षा और राजनीतिक षड्यंत्र किसको कहते हैं? अगर हम 23 में इस बिल को पास कर रहे थे तो उसमें ये कंडीशन लगाने की जरूरत क्या पड़ गई कि परिसीमन के बाद लगेगा। 23 में बिल पास होता, 24 का चुनाव हो जाता महिला आरक्षण के साथ, तो इसमें कोई दुविधा और बुराई तो थी नहीं। तो इसके साथ भी ये कंडीशन है और उसके बाद भी देश की राजनीति चुप है। भाई अगर देश में हम कह रहे हैं कि सत्ताधारी पक्ष अगर ऐसा काम कर रहा है तो विपक्ष भी तो है। तो अगर विपक्ष इस आवाज को कैसे नहीं उठा पाया कि महिला आरक्षण बिल बिना परिसीमन के नहीं लागू होगा। अब परिसीमन इस देश में लागू नहीं होने वाला है, क्योंकि परिसीमन का जो आधार 1976 में रोक लगाने का था वही आधार 2001 में अगर होता है तो वही तो 26 में भी है। बदला क्या है? आपने ये कहा ना कि भाई दो ही आधार इसके बनाए गए थे कि जनसंख्या नियंत्रण होगा और दूसरा आधार ये था कि दक्षिण के राज्यों को नुकसान होगा। तो आज भी तो वही परिस्थिति बनी हुई है, उसमें कोई बदलाव। आज तो और भी नुकसान होगा दक्षिण के राज्यों का अगर परिसीमन होता है। तो जब हम 76 में उसको नहीं चर्चा करके सॉल्व कर पाए, 2001 में नहीं कर पाए, तो 2026 में कैसे कर पाएंगे? तो इसका मतलब महिला आरक्षण हमने मजाक कर दिया इस देश के साथ। आधी आबादी की हम बात करते हैं और आधी आबादी के साथ हमने मजाक कर दिया है और उस पर हमने चुप्पी साध ली है। और इसकी जो राजनीतिक साजिश सबसे बड़ी मुझे जिस बात को लेकर के लगती है वो इस वजह से है कि चलिए मैं मान लिया कि लोकसभा में दक्षिण उत्तर की लड़ाई है, विधानसभा में भी तो लागू होता है परिसीमन। तो विधानसभा में परिसीमन लागू करने को लेकर के क्या दिक्कत आ रही है? उसमें तो दक्षिण उत्तर की लड़ाई ही नहीं है। भाई उत्तर प्रदेश की सीट, बिहार की सीट, झारखंड, मध्य वेस्ट बंगाल की सीटें अगर बदलती हैं तो तमिलनाडु को या कर्नाटक को या केरला को क्या फर्क पड़ता है? उनको तो उनका तो विधानसभा में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम इस सीटों को विधानसभा में लगा सकते थे ना। नहीं, लेकिन फिर दबाव तो यहाँ पर भी बनता, क्योंकि डिलिमिटेशन अगर होगा तो फिर लोकसभा, राज्यसभा, कितनी लोकसभा के नीचे कितनी विधानसभाएं आएंगी, ये सब चीजें भी करनी पड़ेगी। ये तो अभी भी अपने देश में डिसबैलेंस है। आप उत्तराखंड को उठा के देख लीजिए, वो तो चूंकि पहाड़ी राज्यों को, पर्वतीय राज्यों को, बात पहाड़ी राज्यों की नहीं, आप दिल्ली को उठा लीजिए। दिल्ली में 7 लोकसभा, 70 विधानसभा। उत्तर में अगर हम उत्तर प्रदेश को देख लेते हैं तो 80 लोकसभा पे 800 विधानसभा तो होनी चाहिए ना। अगर इसी तरीके से हम देख लेंगे, या अभी नया राज्य तेलंगाना बना है उसके समीकरण आप मिला लीजिए, क्योंकि जो नए राज्य बने हैं वो पहाड़ी राज्यों को उनको फायदा नहीं मिला है, उनको नए राज्य का फायदा मिला कि जब वो नए राज्य बनते हैं तो विधानसभा में उन्होंने परिसीमन लागू कर लिया। ठीक है, लोकसभा का परिसीमन इसलिए नहीं लागू होता है कि वो केंद्र का विषय है। तो अब आई युवा, अब मैं सीधे आता हूँ, ये आपने बिल्कुल अपना पॉइंट बहुत वैलिड तरीके से रखा, तार्किक तौर पर मुझे समझ में आ रहा। लेकिन अब ये जो पूरी लेथार्जी कह लें या सोची समझी सुनियोजित रणनीति या षड्यंत्र कुछ भी कह लें, ये कैसे, इसको ब्रेक कैसे किया जाए? चूंकि यहाँ तो सब मिले हुए जी दिखाई पड़ रहे हैं। मुझे तो अरविंद केजरीवाल का वो वाक्य याद आ रहा है कि सब मिले हुए जी, तो यहाँ पर तो वो भी मिले हैं, वो भी मिले, वो भी मिले, कोई आवाज ही नहीं उठा रहा है। रुद्र प्रताप अकेले क्या करेंगे? नक्कार खाने में तूती तो नहीं बन जाएंगे? देखिए, इसमें मुझे कुछ नहीं करना है। इसमें इस देश की जनता को इस सवाल को पूछना पड़ेगा कि आखिर परिसीमन पर रोक क्यों लगी। क्योंकि इस देश का लोकतंत्र मुझसे नहीं बनता है। इस देश का लोकतंत्र 145 करोड़ लोगों से बनता है। इस देश का लोकतंत्र न किसी नेता से बनता है, न प्रधानमंत्री से बनता है, न किसी पद से बनता है। अगर देश के लोकतंत्र में जनता की आस्था नहीं होगी तो लोकतंत्र नहीं होगा। तो इस सवाल को हर लोगों को पूछना पड़ेगा। हर उस व्यक्ति से जिसके आप समर्थक हैं, आप उनसे सवाल पूछिए। जो राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं वो अपने नेता से सवाल पूछें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये मेरे व्यक्तिगत फायदे की बात हो रही है। ये तो हम देश के लोकतंत्र की बात कर रहे हैं ना। राष्ट्र प्रेम ये थोड़ी होता है कि आप सेना में भर्ती होकर के देश के लिए बलिदान दे दीजिए। राष्ट्र प्रेम हर उस व्यक्ति नागरिक का कर्तव्य है जो हम अपने राष्ट्र के प्रति कर सकते हैं। तो अगर हम राष्ट्र की बात करते हैं, हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, हम बहुत सारे मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन हम अपने आंख बंद करके अगर हम अपने लोकतंत्र को बर्बाद होते देख रहे हैं तो उसमें गुनाहगार कौन है? वो हर व्यक्ति है जो देख रहा है। क्योंकि वो संख्या जो बढ़ने वाली है, जो 900 के आसपास संख्या बढ़ेगी, तो वो संख्या मैं थोड़ी वहां पर जाकर के बैठने वाला हूँ। वो 900 लोग कौन है जो वहां पर बैठेंगे, या लगभग 8,000 के आसपास विधानसभा की सीटें जो बढ़ जाएंगी, वो कौन लोग हैं? वही लोग होंगे ना जो राजनीति में अभी भी कार्य कर रहे होंगे। तो एक सीट के लिए
करोड़ों में सीटों की बोली लगाई जा रही है, सीटें बेची जा रही हैं। मैं कह रहा हूं कि आप उस तरीके से अपने आप को देखिए ना कि सीटें बढ़ेंगी तो उसका सबसे बड़ा फायदा तो उन्हीं लोगों का होगा ना जो अभी राजनीति का हिस्सा है। भाई आज इस देश की राजनीति की वो दुर्दशा हो गई है कि अंतिम समय में टिकट बांटे जा रहे हैं और जिसको टिकट मिल जा रहा है उसको आपको वोट देना है। जनता के बीच का तो व्यक्ति है नहीं। अगर हम जनता के बीच होते तो हम उसके बीच में काम कर रहे होते और लोगों को ये पता होता कि हमारे जनप्रतिनिधि कौन है या हम चुनाव में किसको वोट देने वाले हैं। अब तो पार्टियां तय कर रही हैं, आप प्रत्याशी को तो वोट दे नहीं रहे हैं। भाई पार्टी और प्रत्याशी में फर्क होता है। जनप्रतिनिधि पे एक प्रत्याशी होता है, एक व्यक्ति होता है, पार्टी थोड़ी होता है। आप अगर पार्टी को वोट दे रहे हैं तो आप जनप्रतिनिधि कैसे चुन रहे हैं? तब तो आप पार्टी चुन रहे हैं। ये तो डिलिमिटेशन अगर मान लीजिए सुधर भी जाता है तो इससे भी पार्टी बात कहाँ से खत्म हो जाएगा? नहीं, इसलिए एक वैचारिक अधिष्ठान तो होता है ना। देखिए उसकी वजह सिर्फ क्या है कि जब चीजें समीकरण फिक्स हो जाते हैं तो आप उसको कंट्रोल करने लगते हैं। जब ये चीजें नहीं फिक्स होंगी तो जनप्रतिनिधि को जनता के बीच रहना पड़ेगा, क्योंकि हर 10 साल बाद आपको उपयुक्तता देखनी पड़ेगी जी। क्योंकि आपको, अगर मैं एक व्यक्ति ऐसे कह रहा हूं कि अगर मैं ही एक जनप्रतिनिधि हूं और मैं उस सीट पर काम कर रहा हूं, वहीं से चुनाव लड़ रहा हूं और बार बार जीत रहा हूं, तो भी मुझे उस चीज पे इसलिए काम करना पड़ेगा क्योंकि हर 10 साल बाद सीट का एरिया बदलता है। कुछ एरिया मुझसे कटेंगे और कुछ एरिया मुझ में जुड़ेंगे, तो उन समीकरण को मुझे बैठाने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जब चीजें फिक्स नहीं होंगी तो आपको उनको भी प्रभावित करना पड़ेगा। एरिया कटेंगे, जाएंगे, आएंगे। यही तो दिक्कत हो रही है कि सारी चीजें फिक्स हैं। अगर हम मान लीजिए किसी भी लोकसभा को आप उठाकर देखते हैं तो उसके सारे जातिगत समीकरण कैसे पहले आ जाते हैं। मतलब वो जो यथास्थितिवाद है, और बल्कि यूं कहा जाए जो आप कह रहे हैं कि सारी चीजें उन्होंने फिक्स करके ये समझ लिया है कि भाई ठीक है, इतने लाख लोग वोट नहीं देते ना देते, इतने हजार लोग नहीं देते ना देते, उनकी अनदेखी हो जाती है। आपने कुछ एक खास कुनबे, खास वर्ग, खास क्षेत्र को आपने टारगेट किया और उस हिसाब से आपको पता है कितने मार्जिन से आप जीत जाएंगे, और आपकी यही रणनीति होती है। यही आप कहना चाहते हैं। जी। तो ये आपको लगता है कि डिलिमिटेशन अगर होगा तो इससे ये ब्रेक होगा? जी बिल्कुल ब्रेक हो जाएगा। इसको थोड़ा खोल के समझाएं जनता को। इस तरह से ब्रेक होगा कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हम बता रहे हैं कि अगर हम दिल्ली को लेते हैं कि अगर दिल्ली की अभी लोकसभा की सीटें 7 हैं, डिलिमिटेशन होता है ये सीटें बढ़ के 15 हो जाएंगे, तो क्षेत्र जो एरिया है उसी 7 में से वो कट के 15 हो जाएंगे। तो कुछ क्षेत्र एक दूसरे से कट के एक दूसरे से अलग अलग होंगे। ये प्रक्रिया हमेशा चलेगी, ये रुकने वाली प्रक्रिया नहीं है कि हर चुनाव में आपके कुछ क्षेत्र कटेंगे और कुछ क्षेत्र जुड़ेंगे, क्योंकि डिलिमिटेशन के दोनों तरीके हैं। जनसंख्या का आधार भी होता है और क्षेत्र भी बदलता है। तो जिससे क्या होता है कि आप समीकरण को फिक्स नहीं कर पाएंगे। इसको बनाने के पीछे देखिए जो मंशा थी, इसको डिलिमिटेशन को, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि संविधान में जब इसको लाया गया तो इसीलिए लाया गया था कि इस पे नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि परिवर्तन होगा। परिवर्तन जब होगा तो आपको पता नहीं होगा, क्योंकि डिलिमिटेशन आयोग एक अलग तरह का आयोग होता है, वो अपने हिसाब से करता है। तो आप ये भी नहीं सुनिश्चित कर पाएंगे कि मेरे क्षेत्र से कौन सी चीजें कटेंगी और कौन सी चीजें जुड़ेंगी। तो इसलिए आपको बेहतर काम करके ही उसी के माध्यम से आपको जनता के बीच जाना होगा, क्योंकि जब वो सीट कट जाएगी तो आप 10 दिन में तो चीजों को मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो उसका आधार सिर्फ और सिर्फ आपका काम हो जाता है। ठीक है। जो बेस था। दूसरे चीज एक और थी उसके पीछे की कि राजनीति में रिटायरमेंट नहीं होता है, तो कोई आदमी रिटायर कैसे होगा? उससे बेहतर आदमी उसको रिप्लेस कर देगा। आज आप देखिए, हम लोग क्रिकेट की बात करते हैं, सचिन तेंदुलकर इतने महान खिलाड़ी हैं, उनको संन्यास लेना पड़ा ना, क्योंकि अगर नहीं लेते तो एक समय के बाद उनको मजबूर हो जाना पड़ता, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस भी देखा जाता कि इनका परफॉर्मेंस नहीं है तो ये क्यों है इसमें रहे। विराट कोहली, रोहित शर्मा, इतने दूर जाने की क्या बात है, इनको भी कराया ही गया। मैंने क्या कहा, ये है महेंद्र सिंह धोनी, जितने भी महान व्यक्ति हैं, वो इस वजह से होता है क्योंकि सामने वाले की परफॉर्मेंस आपको वहां से जाने के लिए मजबूर कर देती है। आज आप एक बात बताइए कि इस देश में सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी बने थे। किस आधार पर बने थे? क्योंकि वो इंदिरा गांधी जी के लड़के थे। ठीक है। उसके सिवा इस देश में आप एक बात बताइए कि कोई आदमी आज के डेट में ऐसा आपको दिखाई दे सकता रहा है कि जो 40 साल की उम्र में इस देश का प्रधानमंत्री बन सके? मुख्यमंत्री के तौर पे प्रफुल्ल महान तौर कुछ लोग अपवाद जरूर हुए थे, लेकिन मैं वही बात, वो अपवाद ही हैं। वो अपवाद हैं। मैं प्रधानमंत्री के तौर पे बात कर रहा हूँ कि प्रधानमंत्री के तौर पे कोई भी व्यक्ति 40 साल में इस देश में प्रधानमंत्री बन सकता है। ठीक बात है। अपने देश के ऋषि सुनक
यूके में जाकर 43 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन सकते हैं, लेकिन जो देश दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र होने का दावा करता है, उस देश में कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि कोई 50 साल की उम्र का भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, क्योंकि हमने वो माइंड सेट नहीं किया, हमने अपने युवाओं को आने ही नहीं दिया। 25 साल में अगर हम चुनाव लड़ सकते हैं तो 50 साल में प्रधानमंत्री कोई क्यों नहीं बन सकता? 25 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा उस व्यक्ति का, तो 25 साल का जब एक्सपीरियंस के साथ जब वो प्रधानमंत्री बनेगा तो दिक्कत क्या है? इस देश में कितने ऐसे प्रधानमंत्री बने हैं जिन्होंने 25 साल के एक्सपीरियंस के बाद प्रधानमंत्री बने? तो वो तो बेहतर होगा ना उससे, लेकिन जब वो 25 साल में आएगा तब ना, हम तो उसको आने ही नहीं देते हैं। आज आप बताइए, राज्यसभा में मनोनयन होता है तो राज्यसभा में 31 साल की उम्र में कितना युवा है? अगर राजनीतिक पार्टी युवाओं की बात करती है, उनको बढ़ावा देने की, तो राज्यसभा में ला सकती है, तो नहीं लाती है ना। आज एक एग्जाम्पल के तौर पे और मैं दे रहा हूँ कि अमेरिका दुनिया का सबसे ताकतवर देश है और बहुत लंबे समय से है, और सबसे लंबे समय से उनके यहाँ लोकतंत्र भी काम करता है। उनके 3 राष्ट्रपति, बिल क्लिंटन, जॉर्ज बुश, बराक ओबामा, तीनों लोग 8-8 साल 2-2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, और तीनों आदमी ने राजनीति से रिटायरमेंट ले ली 57 साल की उम्र में। इस भारत की राजनीति में किसी भी व्यक्ति के अंदर इतना दृढ़ इच्छा शक्ति है कि वो राजनीति को छोड़ दे। इस उम्र में तो लोग जो है इस उम्र में तो लोग युवा नेता अपने आप को कहलाते हैं। मैं वही बात कह रहा हूं। तो आप एक बात बताइए, हम विकसित की बात कैसे कर रहे हैं? उनसे कुछ तो सीखें। अभी नया उदाहरण है कि नानाजी देशमुख को भारत रत्न दिया गया, और नानाजी देशमुख ने यही कहा था कि 60 साल से अधिक उम्र के लोगों को राजनीति में पद नहीं लेना चाहिए, उनको समाज सेवा करनी चाहिए। तो अगर उनको हमने भारत रत्न दिया है तो उनसे हम कुछ सीख लें। तो इसीलिए डिलिमिटेशन की जो प्रक्रिया थी या जो उसकी सोच थी, यही थी कि कोई भी व्यक्ति राजनीति से रिटायर नहीं हुआ होगा। इस देश में प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए लोगों की मृत्यु हुई है, उसके बाद उन्होंने पद छोड़ा है, उन्होंने अपने तरफ से राजनीति नहीं छोड़ी है। तो ऐसी अगर अवस्था में अगर नए लोग नहीं आएंगे तो लोकतंत्र बचता कहाँ है? अगर आप आंकड़े उठाकर देखेंगे तो 76 के बाद से लगभग 70 से 80% लोग वही होंगे जो बार बार चुने गए हैं, और जो 30-32% होंगे, 2-4 अपवादों को आप छोड़ दीजिए, तो वो उनके परिवार के लोग हैं कि जो उनके बाद राजनीति में आ गए, कि पिताजी नहीं रहे तो वो आ गए या उनकी पत्नी आ गई। तो ऐसे आधार पर आप लोकतंत्र की कैसे बात कर रहे हैं? तो मेरा हमेशा से मानना है कि किसी भी जगह पर, अगर हम दुनिया की हर जगह पर, हर चीज़ों में हम एक प्रतियोगिता लेते हैं ना, हम यूपीएससी का एग्जाम कराते हैं, जो सबसे योग्य होता है वो सेलेक्ट होता है। तो वो चीज़ राजनीति में हम क्यों नहीं करते हैं? हम उनको मौका क्यों नहीं दे रहे हैं कि कम से कम आप उन चीज़ों को तो ओपन करके रखिए कि जिसके आधार पर आप चुनाव कर सकते हैं। जनता के पास वो ऑप्शन तो दीजिए कि वो अपने प्रतिनिधियों को चुन सकें। आज हम 30 लाख की संख्या पर लोकसभा लेकर के चले गए हैं, और उसके बाद हम लोग चुप्पी साधे हैं, हम बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। लोकतंत्र को कम से कम उस तरीके से तो ले आइए कि लोगों की आस्था उसमें जुड़े। एक जनप्रतिनिधि 30 लाख लोगों को कैसे सुन सकता है? और जब नहीं सुन सकता है तो संसद में बैठ करके क्या कर रहा है? और एक और चीज मैं इसमें कहना चाहूंगा कि एक तो राजनीति को इस तरीके से बना दिया गया है कि हर फील्ड का जो आदमी अपनी फील्ड से बाहर निकल चुका उसको राजनीति को अपना लिया है। राजनीति का व्यक्ति कोई और बिजनेस में नहीं जा सकता, किसी और फील्ड में नहीं जा सकता। केवल राजनीति ऐसी है कि आप सोचिए कि राजनीति कितने निम्न स्तर पर पहुंच गई कि उसके पास अपने लोग नहीं हैं। अगर मान लीजिए अगर सीटों का चुनाव करना है तो आप स्पोर्ट्स से ला रहे हैं, आप फिल्म इंडस्ट्री से ला रहे हैं, आप संगीत से ला रहे हैं, आप अलग अलग फील्ड के लोगों को राजनीति में ला रहे हैं, क्योंकि आपके पास अपने लोग नहीं। नौकरशाहों को ला रहे हैं, नौकरशाहों को ला रहे हैं और बड़े पदों पर बैठा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा, तो इसकी जरूरत क्या है भाई? भारत के राष्ट्रपति के पास वो सारी व्यवस्था तो अभी भी है। भाई संसद न रहे तो क्या भारत के राष्ट्रपति देश नहीं चला सकते हैं? सब लोग उन्हीं के अंडर में आते हैं। भाई लोकतंत्र में तो हम प्रधानमंत्री रहें न रहें क्या फर्क पड़ता है? भाई ब्यूरोक्रेसी उन्हीं के अंडर में आती है। अगर चीफ सेक्रेटरी प्रधानमंत्री से ज्यादा काबिल हो सकते हैं तो वही देश चलाएं। भाई मंत्रियों को इसी आधार पर तो मंत्री बनाया गया है कि वो बहुत अच्छा जानते हैं। तो बहुत अच्छा जानते हैं तो ऐसे तो हर अधिकारी हर अपने डिपार्टमेंट के जानता है। सारे सेक्रेटरी उस डिपार्टमेंट के मंत्री बना दीजिए, और राष्ट्रपति के पास पूरी पावर है ही, 2 देश चलता रहे, क्या दिक्कत है? ठीक है, नहीं इंटरेस्टिंग है। दरअसल मैंने जो आपसे सवाल पूछा था कि रुद्र प्रताप इसमें अकेले क्या करेंगे, जो नक्कार खाने में तूती की बात मैंने कही थी, वो आपको सिर्फ टारगेट करके नहीं, लेकिन आप ये आवाज़ उठाते हुए मुझे अलहदा व्यक्ति मिले। मैं इतने दिनों से
राजनीतिक लोगों से मिल रहा हूँ, कवर करता हूँ, आमतौर पे ये मुद्दा कभी भी चर्चा में आता ही नहीं, और राजनीतिक दल तो बिल्कुल नहीं करना चाहते इस पर। रस्म अदायगी हो जाती है कभी कभार, लेकिन कहने का मेरे आशय ये है कि इस बात को आप कैसे, किन फोरम पर, कहाँ तक आप अभी मीडिया के जरिए जागरूकता फैला रहे हैं, या कुछ फोरम्स पर जाके इस मुद्दे को और बढ़ाएंगे, इसको एम्प्लीफाई करेंगे, क्योंकि जब तक कोई भी मुद्दा आंदोलन नहीं बनता है इस देश में तब तक परिवर्तन नहीं होता, ये आप जानते हैं। देखिए, हमारा पूरा प्रयास उसी दिशा में है कि सबसे पहले कि हम इसको एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे कि लोगों तक ये बात पहुँचे, लोग इस सब्जेक्ट को जानें और उसको लेकर के जागरूक हों। उसके बाद हमारा पूरा प्रयास है कि जिस तरीके से एक लोकतांत्रिक प्रणाली होती है, जैसे हमारे देश में उस चीज़ों को होती है कि आप अपनी बात रखते हैं, हम उसी के आधार पर बात करते हैं। हम जितने लोग हैं इससे संबंधित, चाहे वो पार्टी हो या राजनीतिक दल हो या सांसद हों, हम लोग सबसे इस पे बात करेंगे कि आखिर आप लोगों ने इस पे चुप्पी क्यों साधी है। आपको जनता ने इसलिए थोड़ी चुना है कि आप जाकर संसद में बैठिए, जनता ने आपको इसीलिए चुना है ना कि आप जनता की आवाज़ बनिए। तो अगर जनता की आवाज़ कहीं पर भी मारी जा रही है, उनका प्रतिनिधित्व मारा जा रहा है, तो आपने चुप्पी क्यों साधी है। तो इसको लेकर के मेरी पूरी कार्य योजना है कि हमको इसको किस किस तरीके से आगे बढ़ाना है। तो ये इसका प्रथम चरण है कि जिसमें हम लोगों को इस बात की जानकारी के माध्यम से चाहते हैं कि लोगों तक ये बात पहुँचे। पहले सबसे बड़ी बात है कि ये चर्चा का विषय बने, और चर्चा का विषय जब कोई चीज़ होता, मैंने क्या कहा कि जब इस देश का युवा ये सवाल पूछेगा कि आखिर परिसीमन होता क्या है और उस पर उसको रोक क्यों लगाया गया, तो जब जवाब मिलेगा तो जवाब से वो खुद को, क्योंकि देखिए आज के समय में युवा बहुत तेज है, ये सारी कार्यगुजारी इसीलिए है कि उसका सामना पुराने लोग कर नहीं पाएंगे। इसी डर के मारे उन्होंने इस तरह से एक ताना बाना बुना है कि जिससे युवाओं को राजनीति से दूर कर दिया जाए। तो जिस दिन ये युवा को इसके मन में ये सवाल आ जाएगा कि ये है क्या और इस पर रोक क्यों लगाई गई, तो उसके बाद राजनीतिक दलों के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो जनता की आवाज़ को रोक सकें। क्योंकि मैंने क्या कहा, षड्यंत्र तभी होता है जब आप डरे होते हैं, नहीं तो अगर आपके अंदर काबिलियत होती तो आप किस बात का डर है। आप सीटों का परिसीमन कराते, जैसे पहले के परिसीमन हुए हैं देश में, 3 बार परिसीमन हुआ, उसके आधार पर चुनाव हुए हैं, तो राजनीतिक दल उससे डरे थोड़ी न थे। ये सिर्फ मतलब आपको लगता है कि सिर्फ षड्यंत्र या डर है, या लॉजिस्टिक रीजन्स भी है, कुछ प्रैक्टिकल रीजन्स भी है, क्योंकि साउथ और नॉर्थ वाली जो एक खाई है, अक्सर हम देखते हैं जब इस तरीके की बात होती है तो साउथ की तरफ से इस तरीके के सुर भी उठने लगते हैं, तो उठने लगते हैं या उठवाए जाते हैं? उठवाए जाते हैं, क्योंकि मैं इस पे भी आपको कह रहा हूँ, नॉर्थ के लोग क्यों नहीं बोलते हैं। नॉर्थ को तो फायदा हो रहा है ना, नॉर्थ, मैं कह रहा हूँ साउथ को नुकसान हो रहा है, साउथ के लोग उस पर आवाज़ उठा रहे हैं और पूरी तरह से मुखर हैं। मैं उनका समर्थन करता हूँ कि वो अपनी आवाज़ तो कम से कम उठा रहे हैं। नॉर्थ का कोई आदमी इस पर क्यों नहीं बोलता है, जिसको फायदा होने वाला है। भाई जिसका नुकसान होने वाला है वो तो पूरी जोर शोर से आवाज़ उठा रहा है। नॉर्थ को जहाँ फायदा होने वाला है वो लोग चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। क्योंकि मुझे लगता है पहले आपको बताना पड़ेगा कि आपका नुकसान क्या हो रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि को है नरप हमें कहानी, नहीं, इस विचार से चल रहा है ना। नहीं, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि जो लोग बैठे हैं उनको नुकसान होगा, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व कम होगा। जो आज के समय में वो जिस तरह से आप कहते हैं कि एक बड़ा आडंबर लिए कि सांसद जी हैं या माननीय जी हैं, ये वाली जो प्रथा है लोगों के मन में, जो एक तरह से वो एक मैंने जो कहा राजतंत्र वाली चीज़ है कि जनता मुझ तक चल कर आए। जनप्रतिनिधियों को तो जनता, अब चुनाव है तो लोग क्यों जाते हैं वोट मांगने के लिए घरों घरों में, क्योंकि आपको जरूरत है। जब चुनाव के बाद आपको जरूरत नहीं होती तो जनता आए या ना आए। कितने लोग सांसद ऐसे हैं कि जो अपने क्षेत्र में जाते होंगे, नहीं जाते हैं। तो ये उनका डर है कि जब चीज़ें बढ़ेंगी तो कंपटीशन होगा और वो कंपटीशन में हम पास नहीं होंगे। लेकिन मेरा सवाल उससे भी बड़ा है कि जो लोग राजनीति में हैं, जो पद पे नहीं हैं, वो चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। भाई मैंने क्या कहा, जब टिकट के लिए पार्टी कार्यालय के बाहर लोग धरने पे बैठ जा रहे हैं, रोने लग रहे हैं, क्या स्थिति हो रही है चुनाव में आप देखिए, तो इसका मतलब है वो चुनाव लड़ने के इच्छुक लोग हैं। तो जब परिसीमन से सीधा फायदा उनको ही होगा। और मैंने क्या कहा कि परिसीमन सिर्फ लोकसभा का थोड़ी होता है, विधानसभा का भी तो होता है। विधानसभा की सीटें जो बढ़ेंगी तो जो लोग उसमें प्रतियोगिता में शामिल हैं उन्हीं को तो फायदा होगा। वो लोगों ने चुप्पी क्यों साध रखी है। भाई उनको बोलना चाहिए, क्योंकि मैं चुनाव लड़ूं न लड़ूं, आप चुनाव लड़े न लड़ें, वो बहुत दूर की बात है, वो तो वहीं लड़ रहे हैं ना। जो लोग हम कह रहे हैं कि किसी पार्टी से नहीं लड़ रहे, निर्दलीय लड़ रहे हैं, उनकी भी तो आवाज़ उठनी चाहिए।
तो गंभीरता नहीं है राजनीति को लेकर के। इस देश की राजनीति को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें गंभीरता नहीं आई। बाकी हर क्षेत्र ने प्रगति की है। आप इस देश के किसी भी क्षेत्र में देखेंगे तो उन्होंने समय के हिसाब से अपने आप को बहुत परिवर्तित किया, अपग्रेड हुए और मतलब बहुत आगे निकल गए, लेकिन राजनीति अपग्रेड नहीं हुई। ठीक है, तो रुद्र प्रताप जी है क्या कि वो सुंदरकांड की चौपाई याद आ रही ना, काज चुप साध रहो बलवाना, पवन तने संभव पर पवन समाना। तो कुल मिलाकर मतलब जो है, जैसे जामवंत हनुमान को उनकी शक्ति का एहसास दिलाते हैं, तो शायद आपका ये जो प्रयास है उसी तरीके से हो। लेकिन आमतौर पे किसी भी पॉडकास्ट में या किसी भी जब साक्षात्कार में एक परंपरा होती है कि पहले उनसे उनका परिचय पूछा जाता है, उनके बारे में बात की जाती है। लेकिन मुझे आपका मुद्दा ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रहा था। अब मैं आखिर में थोड़ा सा ये मैं रिवर्स करता हूँ, एक थोड़ा सा उल्टी है। मतलब आप गोरखपुर से आते हैं, गोरक्षपीठ की धरती से आते हैं आप, और जहाँ पर गुरु है चेला, चेला गुरु वाली बात है। और मतलब क्रांति धार्मिक और आध्यात्मिक तौर पे बड़ा कहते हैं ना, जैसे बागी बलिया का आता है, ऐसे गोरखपुर ने भी तमाम समय देश को दिशा दी है। तो वहाँ से शायद आप निकले हैं, जितना मुझे मोटे तौर पे आपके बारे में जानकारी है। तो कैसे मतलब आप इस तरफ निकले और क्या आप करते हैं, थोड़ा दर्शकों को ये भी आखिर में मुझे लगता है जानने का हक है। देखिए, मैं शुरू से ही छात्र राजनीति का हिस्सा रहा हूँ, लेकिन मैं उसमें भी राजनीति में भी, छात्र राजनीति में भी राजनीतिक दलों के हस्तक्षेप का विरोधी रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें राजनीतिक दलों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो कुछ सीमित दायरे की राजनीति होती है। जैसे हमने छात्र राजनीति देखा कि लोग उसमें पार्टियों की तरफ हो जाते, तो छात्र किसी पार्टी का नहीं होता है। वो एक विचार के लिए लड़ता है, अपने कैंपस के लिए, अपने यूनिवर्सिटी के चीज़ों के लिए। तो उसी से मेरा रुझान बना कि गोरखपुर विश्वविद्यालय से जी, तो मेरा ये मानना रहा है कि देखिए, राजनीति करने के लिए या राष्ट्र प्रेम के लिए पार्टी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। हर व्यक्ति सही हो सकता है और हर व्यक्ति गलत हो सकता है, क्योंकि कभी कोई पूरी तरह से सही नहीं होता है, कोई पूरी तरह से गलत नहीं होता। फिर जब मैं यहाँ पर आया तो सारी सिचुएशन यहाँ पर रही। हम लोग उस दौर से गुजरे जब नए नए एजुकेशन क्रांति की बात हुई, नए नए कोर्स डेवलप हुए, वहाँ बच्चों को चीट किया गया, फीसें बड़ी, नोएडा और दिल्ली एनसीआर में देखे होंगे बहुत सारे इंस्टीट्यूट खोले, बड़ी बड़ी फीसें रखी गई, प्लेसमेंट के नाम पर जीरो हुआ, जो ग्रामीण लोगों को यहाँ आकर्षित करके बुलाया गया। तो उस मोमेंट से मैंने धीरे धीरे चीज़ों को किया और मुझे ऐसा एहसास हुआ कि जब हम पार्टी की बात करते हैं तो हम बंटवारे की बात करते हैं, क्योंकि जिस पार्टी के हम सदस्य होते हैं उसके बाद हम दूसरे के विरोधी हो जाते हैं। तो फिर मैंने अपनी एक संस्था की स्थापना की, आई युवा, जिसमें सिर्फ मेरा एक मोटिव था कि युवाओं को राजनीति में कैसे प्रेरित किया जाए आने के लिए, क्योंकि वो पार्टी से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो किसी भी पार्टी। स्थापना की आपने? मैंने 2010 में इसकी स्थापना करी। फिर मैं आगे चल करके मुझे ऐसा लगा कि ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए कुछ चीज़ें किया जाए, तो मैंने एक अभियान शुरू किया, युवा भारत अभियान, जिसमें उसका मुख्य उद्देश्य है कि ग्रामीण विकास कैसे हो, गांवों को कैसे जोड़ा जाए। क्योंकि अभी जैसे हम पलायन की बात करते हैं कि देश में बहुत पलायन हो रहा है, पलायन कैसे हो रहा है, वहाँ साधन नहीं है। हम लोग जब गांव में रहते थे तो गांव में बच्चों के पास खेलने तक की जगह नहीं है, पढ़ने के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं। तो हमारा ये था कि अगर हर गांव में एक खेल का मैदान और एक लाइब्रेरी की स्थापना करी जाए तो एक तो ग्रामीण विकास के लिए सबसे होगा, क्योंकि स्वास्थ्य और शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है एक युवा के लिए, वो दोनों उसमें कनेक्ट हो रहे हैं। हम बात करते हैं रोजगार की, तो 2 रोजगार तो वहाँ सृजन वैसे ही हो जाएंगे, और इस देश में 6.5 लाख के आसपास गाँव हैं, तो 15 लाख लोग, 14-15 लाख लोगों को वहीं से रोजगार मिल जाएगा। तो इस चीज़ों पर मैं काम करते हुए चीज़ों को आगे आ रहा हूँ, और मैं डिलिमिटेशन पे भी लंबे समय से काम कर रहा हूँ। इसकी जो प्रक्रिया और इस पे मैंने जो तेजी लाई है उस वजह से कि अब इसकी समय सीमा बहुत पास आ गई, क्योंकि अप्रैल 2026 जी, इसका अप्रैल 2026 में होना है। तो और मेरा हमेशा से, जैसे आपने उस सुंदरकांड वाली जो बात कही, मेरा ये मानना है कि एक लाइन है कि अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा है एक दीप जला लें। तो मेरा ये मानना है कि एक नागरिक के तौर पर मेरा कर्तव्य किसी को कोसना नहीं है। मेरा कर्तव्य ये है कि हमारे पिताजी एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं कि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में पता चल गया कि ये चीज़ गलत है और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, तो उसके खिलाफ उठने वाली पहली आवाज़ आपकी होनी चाहिए। क्योंकि जब आपको पता चल गया तो आप दूसरे को क्यों प्रेरित कर रहे हैं, पहले आप बोलिए, और जब आप बोलते हैं तो कोई आपके साथ हो या ना हो,
क्योंकि न्याय की जो लड़ाई होती है वो भीड़ से थोड़ी होती है। न्याय की लड़ाई हमेशा व्यक्तिगत होती है। चाहे हम अपने पुराणों की बात करते हैं, हम कहीं पे भी जो भी उदाहरण के तौर पे देते हैं, तो कोई एक व्यक्ति होता है जो अन्याय के खिलाफ बोल देता है कि नहीं, अब नहीं होना चाहिए, और वो आवाज़ जो है वो हर उस व्यक्ति की होनी चाहिए जिसको ये बात पहले समझ में आए। तो इसलिए हमने इस चीज़ की शुरुआत करी कि अगर मुझे लगता है कि ये गलत है, एक लोकतंत्र के खिलाफ ये साजिश है, तो इस पे मुझे सबसे पहले बोलना चाहिए। बाकी कोई बोले या ना बोले, इस पे मैं बहुत दूर तक नहीं सोचता हूँ, लेकिन ये है कि मेरी आवाज़ हर जगह मुखर होकर के रहेगी कि ये चीज़ गलत है तो ये गलत है। चलिए, कहते हैं ना कि व्यक्ति से समष्टि तक की जो यात्रा है वही शायद जीवन का मेरे ख्याल से मूल उद्देश्य है। और हरिओम पंवार कहते हैं, गौण भले हो जाऊं लेकिन मौन नहीं हो सकता मैं, पुत्र मोह में शस्त्र त्याग कर द्रोण नहीं हो सकता मैं, कितने भी पहरे बैठा दो मेरी क्रुद्ध निगाहों पर, मैं दिल्ली से बात करूंगा भीड़ भरे चौराहों पर। तो मुझे लगता है कि रुद्र प्रताप जी, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा। इसलिए अच्छा लगा क्योंकि आप एक कॉज के लिए काम कर रहे हैं, एक ऐसे उद्देश्य के लिए काम कर रहे हैं जो वाकई भारत, भारतीयों और युवा शक्ति देश से जुड़ा हुआ है। और जिस उम्र में बराक ओबामा, टोनी ब्लेयर या जॉर्ज बुश ये लोग रिटायर हो जाते हैं, उस उम्र में अगर भारत में नेता को युवा कहा जाएगा तो वाकई जो युवा है उसके लिए आसमान कितना छोटा किया जा रहा है। और आसमान जो है ना वो छोटा हो नहीं सकता, उसको कुछ लोगों ने कुहासे से ढक कर रखा है। तो इसी तरीके से दिए जलते रहेंगे, दीप पर्व अभी निकला है लेकिन दिए जलाते रहिए। ठीक है रुद्र प्रताप जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू।